हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीएच क्लासेस। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एमएड डीएड वगैरह बीएड वगैरह में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे भी टीचर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये है सेरेब्रल पैल्सी। तो दोस्तों, आपको जैसे आपको पता ही है, जो ये व्यक्ति आपको दिख रहा है ये स्टीफन हॉकिंग्स है। और ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनका आइंस्टाइन न्यूटन जैसे लोगों के में नाम जुड़ता है। और इन्होंने हमारे जो मानव जीवन है उसको बेटर करने के लिए बहुत से योगदान भी दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पर्सन है ये खुद सेरिबल पैल्सी था इन्हें। और इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कुछ भी इस संसार में करना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेरिबल पैल्सी। सेरिबल पैल्सी का इतिहास। फ्रॉम लिटल्स डिजीज़ टू सेरिबल पैल्सी। लिटल्स डिजीज़ से सेरिबल पैल्सी कैसे बना उसके बारे में जानते हैं। इन 1860 विलियम लिटल्स wrote about treatment method of a disease deformative. In that disease tightness spasticity is seen in the muscle system. 1860 के अंदर विलियम लिटल जो था उसने एक बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में लिखा। और जो बीमारी थी उसके अंदर जो हमारा मसल सिस्टम था उसके अंदर टाइटनेस मतलब कि अकड़ापन वगैरह महसूस या देखने को मिलता था। जो ये व्यक्ति होते थे इनको प्रॉब्लम आती थी होल्डिंग थिंग, कोई भी चीज़ पकड़ने में, सिटिंग बैठने में, स्टैंडिंग खड़े होने में, वॉकिंग चलने में, इन सब चीज़ों में उन्हें दिक्कत आती थी। सिंस लॉन्ग इट इज़ कॉल्ड लिटल्स डिजीज़ बट नाउ इट इज़ कॉल्ड सेरिबल पैल्सी। तो जो सेरिबल पैल्सी है उसको हम लिटल्स डिजीज़ भी कहते हैं और पहले लिटल्स डिजीज़ ही कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि लिटल्स डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सेरिबल पैल्सी, उल्टा करके भी दे देते हैं कि सेरिबल पैल्सी का दूसरा नाम क्या है, तो वो लिटल्स डिजीज़ है। विलियम जॉन लिटल्स जो थे उन्होंने कहा था सेरिबल पैल्सी इज़ कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। मतलब कि जो सेरिबल पैल्सी होता है उसका मेन कारण इनकी ओर से था कि जो जब बर्थ होता है उस टाइम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण सीपी होता है। बट इन 1877 सिगमंड फ्रॉड। तो सिगमंड फ्रॉड दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे। इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दी थी जिसके अंदर हम बात करते हैं इड की, ईगो की और सुपर ईगो की। तो ये जो थे इन्होंने डिसएग्री विद लिट्स, यहाँ पे लिट्स था है, लिटल आएगा यहाँ पे, सेड दैट सीपी इज कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब कि जो सिगमंड फ्रॉड ने यहाँ पे डिसएग्री करते हुए लिटल की बात को नकारते हुए कहा था कि जो सीपी है वो कोज होता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसकी पूरी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट ना होने के कारण। 1980 के अंदर एक स्टडी हुई थी उसके अंदर हमें देखने को मिला था ओनली अप्रोक्सीमेटली 10% इंडिविजुअल्स वर अफेक्टेड बाय बर्थ डिफेक्ट। जो 10% सीपी के केसेस होते हैं सिर्फ वही बर्थ डिफेक्ट के कारण देखने को मिलते हैं। एंड द कोज बिहाइंड सेरेब्रल पैल्सी फॉर रेस्ट 90% इंडिविजुअल आर नॉट नोन टिल नाउ। और जो बाकी के 90% के लोग हैं सीपी वाले, उनका कारण आज तक हमें पता ही नहीं चल पाया कि किस कारण उन्हें सीपी हुआ है। हैंस इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च टुडे। और अगर किसी को रिसर्च फील्ड में जाना है तो वो सीपी के अंदर भी रिसर्च कर सकता है, कोर्स ढूंढ सकता है वो, अगर कोई चाहे तो। अब हम देखते हैं सेरिबल पैल्सी के बारे में पढ़ते हैं। सेरिबल दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला है सेरिबल, ये कंसर्निंग टू ब्रेन है, ये ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है। दूसरा है पैल्सी, पैल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस। हैंस सीपी इज पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। तो हम कह सकते हैं जो सीपी है ये पैरालिसिस ऑफ ब्रेन कह सकते हैं, रिजल्टिंग इन मोटर पोस्चर रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, जिसके कारण हमारी जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर्स होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और साथ साथ जो हमारा पोस्चर होता है बैठने का, खड़े होने का, चलने का, इन सब में भी दिक्कत आ सकती है। इट मेनली अपीयर्स इन प्राइमरी डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ लाइफ।
तो जो सीपी है ये मेनली जो हमारा प्राइमरी मतलब जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है डेवलपमेंट का, मतलब चाइल्ड एज कह सकते हैं आप, उसमें देखने को मिलता है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं सीपी की। ये है अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय पैरालिसिस, वीकनेस इन कोऑर्डिनेशन एंड अदर मोटर डिसफंक्शनिंग बिकॉज ऑफ डैमेज टू द चाइल्ड्स ब्रेन बिफोर ही हैज़ मैच्योर। इसको हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज या चोट वगैरह लगने के कारण हमारी बॉडी के अंदर पैरालिसिस, वीकनेस, कमज़ोरी और जो हमारी मसल्स वगैरह होती है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, और जो हमारी मोटर मतलब फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, इनमें भी प्रॉब्लम मिलती है। और ये इसका मेन रीज़न यही है कि जो चोट लगती है वो तब लगती है जब हमारा ब्रेन जो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाया, वो स्टार्टिंग फेज में होता है, तभी उसमें चोट लगने के कारण। द डैमेज टू ब्रेन सेल्स कैन नीदर बी क्योर्ड नॉर बी इम्प्रूव्ड। और जो हमारा जो माइंड है उसकी जो सेल्स वगैरह है माइंड के अंदर, उसमें चोट लगने के कारण ना ही तो हम उन सेल्स को ठीक कर सकते हैं, ना ही उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी कंडीशन को। बट ड्यू टू ट्रीटमेंट एट राइट टाइम, मोटर एंड पोस्चर रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ कैन बी नॉर्मलाइज्ड, कंट्रोल्ड और इम्प्रूव्ड। पर सही समय पे ट्रीटमेंट लेने से हमारा जो मोटर और जो पोस्चर रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ होती है, मतलब जो फाइन मोटर, ग्रोस मोटर वगैरह है, और हमारा जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। सीपी चाइल्ड हैज़ डिलेड मोटर डेवलपमेंट विद पुअर मोटर कंट्रोल। जो मोटर डेवलपमेंट होती है हमारी फाइन मोटर वगैरह, ये जो सीपी का बच्चा होता है इसकी नॉर्मल एज के बच्चों से आगे ज़्यादा टाइम के बाद कंट्रोल आता है उसके ऊपर। द एबिलिटी ऑफ रीचिंग, ग्रास्पिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो गेट अफेक्टेड। जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ मतलब रीच में नहीं जा सकते, हम उसको परफेक्ट ग्रिप नहीं पकड़ सकते, और क्या तो किसी भी चीज़ को उठाने में, पकड़ने में, और किसी भी जो मैनिपुलेशन का यहाँ पे मतलब होता है हेर फेर करने, मतलब किसी भी दो चीज़ों को आपस में जंबल करने में हमें दिक्कत आती है। इसके अंदर हमें लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सोशलाइजेशन से, इक्वेशन ऑफ स्पीच में मतलब स्पीच के अंदर प्रॉब्लम, लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम। साथ ही साथ हम अपने इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग भी नहीं कर पाते, मतलब जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है उसे भी हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते। अब देखते हैं सेरिब्रल पैल्सी की क्लासिफिकेशन क्या है। तो मेनली 3 कैटेगरीज में बेस्ड है सेरिब्रल पैल्सी की क्लासिफिकेशन। पहला है अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी, दूसरा नंबर ऑफ अफेक्टिव ऑर्गन्स, तीसरा सिम्टम्स डायग्नोज्ड। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं अब हम। पहला है अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी, एविडेंस ऑफ सिवियरिटी, सिवियरिटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें 3 कैटेगरीज होती है, माइल्ड सीपी, मॉडरेट सीपी, सीवियर सीपी। तो हम ये नाम से ही पता लगा सकते हैं, जो माइल्ड वाला होगा वो सबसे कम अफेक्टेड होगा, मॉडरेट वाला थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्टेड होगा, और सीवियर वाला केस में ज़्यादा अफेक्टेड होगा। मोटर पोस्चर रिलेटेड डिसेबिलिटी मिनिमम होती है माइल्ड सीपी के अंदर, और साथ साथ ये रिमेन टू नॉर्मल एंड कैन बी ट्रेन टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ये लगभग नॉर्मल बच्चों के ही तरह होते हैं, और इन्हें हम थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद हम इन्हें इंडिपेंडेंटली वर्क वगैरह करना सिखा सकते हैं। दूसरा मॉडरेट वाला, मॉडरेट में जो हमारा मोटर और पोस्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है, पर हम इसको इक्विपमेंट्स की हेल्प से और प्रॉपर ट्रेनिंग से हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट है सीवियर सीपी। इसके अंदर है लोकोमोटर एंड बॉडी पोस्चर आर कम्प्लीटली अफेक्टेड। मतलब जो हमारी बॉडी है और जो हमारी मूवमेंट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और इसके अंदर हम बहुत ही मिनिमम मूवमेंट कर पाते हैं। चाइल्ड रिक्वायर्स केयर एट एवरी स्टेप फॉर डेली लिविंग। मतलब हमारी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर भी इन्हें बाथिंग वगैरह में, क्लोथ्स वियरिंग वगैरह में, सब में इन्हें दूसरों की हेल्प चाहिए ही होती है। अब अगली देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स की हमारे कितने ऑर्गन्स अफेक्टेड है, उसके बेस्ड में 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्राप्लेजिया या डबल हेमीप्लेजिया कह सकते हैं। जो मोनोप्लेजिया होता है इसमें 1 लेग
और हैंड इज़ अफेक्टेड। जैसे मोनो से हम समझ जाते हैं कि मोनो का मतलब होता है वन, तो इसमें हमारा चाहे तो कोई भी एक हाथ या कोई भी एक पैर अफेक्टेड होगा। हैमी, हैमी का मतलब दो होता है, तो उसके अंदर वन साइड इज़ अफेक्टेड, बोथ लेग एंड हैंड, मतलब जो हमारे एक साइड का, चाहे तो लेफ्ट साइड का चाहे राइट साइड का, दोनों हाथ, मतलब हाथ और पैर दोनों अफेक्टेड होंगे। उसके बाद है डाइप्लेजिया। डाइप्लेजिया में बोथ लोअर लिम्स अफेक्टेड होते हैं, जो हमारी टांगे होती है वो अफेक्टेड होते हैं, और कई कई बार इसमें हाथ भी, दोनों हाथ और दोनों लेग्स जो होती है वो दोनों अफेक्टेड होती है, पर जो हमारी लेग्स होती है वो मच मोर, मतलब ज़्यादा अफेक्टेड होती है एज़ कम्पेयर टू हैंड से। फिर उसके बाद आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में बोथ लेग्स आर अफेक्टेड। फिर उसके बाद है डबल हेमीप्लेजिया, क्वाड्राप्लेजिया। इसके अंदर जो हमारे चारों ऑर्गन्स होते हैं, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, वो अफेक्टेड होते हैं, और इसको डबल हेमीप्लेजिया इसी वजह से कहा गया है क्योंकि इसमें हमारे अपर और लोअर लिम्स दोनों अफेक्टेड होते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट कैटेगरी कौन सी है, तो वो है डायग्नोस्टिक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर बेसिकली चार कैटेगरीज होती है: स्पेसिटी, एथिटोसिस, एटेक्सिया एंड मिक्स टाइप। तो जो स्पेसिसिटी होती है उसके अंदर टाइटनेस और रिजिडिटी इन मसल्स, जो हमारी मतलब मसल्स होती है वो रिजिड होती है, मतलब जो आप एक बार बैठ गए कहीं पे तो वहीं पे अकड़ से जाते हो। लेथार्जिक मूवमेंट एंड इनएक्टिव बिहेवियर। लेथार्जिक का मतलब होता है जो हमारी मूवमेंट्स वगैरह होती है वो काफ़ी सुस्त होती है, और हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी इनएक्टिव होता है, मतलब कि आलस में ही रहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। स्पेसिटी इंक्रीजेज विद एंगर एंड एक्साइटमेंट। जैसे जैसे आप अगर गुस्सा आएगा या फिर आप किसी चीज़ की वजह से एक्साइटमेंट शो करोगे, तो जो आपकी जो लेवल है स्पेसिटी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो इसका मेन कारण है कि जो इसमें हमारा जो डैमेज ऑर्गन होता है वो होता है पाथवे ऑफ मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ये कॉर्टेक्स हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, उसके अंदर अफेक्ट होने के कारण जो स्पेसिटी होता है। एथेटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें होता है अनवांटेड एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो आप चाहते नहीं हो कि होए पर फिर भी आ जाती है, और इन पे आपका कंट्रोल भी नहीं होता। जैसे कई बार आपका हाथ कांपता है, तो उसके उसी तरीके से इनके अंदर पर ज़्यादा सीवियर लेवल पे होती है इनके अंदर। मूवमेंट अलोंग विद शिवरिंग। इनके अंदर शिवरिंग भी होती है, इनकी बॉडी कांपती है। ट्विस्टिंग ऑफ हेड, ट्रंक और लिम्स। इनके जो हाथ होते हैं, मतलब ट्रंक इनका शरीर, हेड गर्दन, और जो इनके लिम्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। सडन स्पैम्स कुड अकर। जो यहाँ पे सडन स्पैम्स होता है मतलब अचानक से एट से जाते हैं, मतलब अकड़ से जाते हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। इसका बेसिकली जो डैमेज पार्ट होता है वो होता है बेसल गैंग्लिया पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके कारण एथेटोसिस हो जाता है। अगर आपकी चोट लगती है वो बेसल गैंग्लिया पार्ट में लगती है तो आपको एथेटोसिस होगा, और वहीं आपके अगर कोर्टेक्स पार्ट में चोट लगेगी तो आपको स्पेसिटी होगा। उसके बाद एटेक्सिया के बारे में है डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस इन मूविंग और स्टेबल पोजीशन। मतलब आप बैलेंस नहीं बना पाओगे अपना, अगर चाहे तो आप खड़े हो तो भी, और अगर आप चल रहे हो तो भी। उसके बाद है पुअर फिक्सेशन ऑफ हेड, ट्रंक और शोल्डर वगैरह। जो आपकी जो बॉडी है, ट्रंक वगैरह, हेड और शोल्डर, लिम्स वगैरह, आप इनको प्रॉपर एक पोजीशन में नहीं रख पाओगे। इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है डैमेज टू सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट होता है उसी के उसमें चोट लगने की वजह से आपको एटेक्सिया हो जाता है, और यहीं से हमारा सेरिब्रल पैल्सी वर्ड निकल के आया है। मिक्स्ड टाइप है। मिक्स टाइप में क्या होता है, जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है बोथ स्पेसिटिक एंड एथेटॉइड का, और इसके अंदर दोनों कोर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया अफेक्टेड होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कोजेज़ देख लेते हैं सेरिब्रल पैल्सी के कि क्या क्या कोजेज़ होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो तीन कोजेज़ होते हैं प्रीनेटल स्टेज पे, नेटल स्टेज पे और पोस्ट नेटल स्टेज पे। तो पहला डिप्रेशन, अगर मदर जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में रहती है तो उसके कारण। दूसरा, अगर आप हीट, जो ओवन की हीट होती है, माइक्रोवेव वगैरह की जो माइक्रोवेव वेव्स वगैरह होती है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में आ जाए तो उसके कारण। इनटेक ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक स्मोकिंग करती है मदर, अल्कोहल वगैरह, निकोटीन वगैरह इनका सेवन करती है तो उसके कारण भी हो सकता है।
इम्प्रॉपर डाइट या फिर जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में नहीं लेती है मदर अपनी डाइट में प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके कारण हो सकता है। अगर आप जो हार्मफुल मेडिसिन होती है, कोई भी मेडिसिन का ओवरडोसेज ले ले तो वो भी एक तरीके से ड्रग का काम करती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। अगर मदर को पहले ही 2 अबॉर्शन करवा चुकी है उसके बाद बच्चा है तो उसमें भी मिल सकता है, या फिर चांसेस बढ़ जाते हैं सेरेब्रल पैल्सी होने के, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के कारण, या जो सीवियर हो जाए और मदर की उतनी इम्यूनिटी ना हो तो भी हमारे को सेरेब्रल पैल्सी देखने को मिल सकता है। इंजरी या एक्सीडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेटल स्टेज में देखते हैं, अगर जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं या डिलीवरी करवा रहे होते हैं वो अनट्रेंड हो तो उसके कारण हो सकता है। लेट क्राई की वजह से अगर बच्चा देर से रोए तो उसके कारण भी हो सकता है। लो बर्थ वेट, अगर बर्थ वेट 2.5 kg से कम हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बच्चा जब पैदा हो तो उसका कलर पिंक होना चाहिए, अगर पिंक नहीं हो तो भी सेरेब्रल पैल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री मैच्योर बर्थ हो, अनहाइजीनिक टूल्स यूज़ करें और डॉक्टर वगैरह ने। अब हम देखते हैं कि पोस्ट नेटल स्टेज में क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट या इम्प्रॉपर डाइट, जो आपकी डाइट वगैरह है वो इम्प्रॉपर हो उसके कारण। नॉट हैविंग प्रॉपर, अगर बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवाई। एनी एक्सीडेंट या इंजरी, अगर आपके किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है ब्रेन में तो उसके कारण हो सकते हैं। हाई फीवर हो, डिजीज़ हो गई हो बच्चों को, जॉन्डिस वगैरह इस तरीके की कोई भी। तो अब हम देखते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि आप कैसे पता लगा सकते हो शुरुआती स्टेज में कि बच्चे को सीपी है या नहीं है। न्यूबॉर्न इन्फेंट शो लेथार्जिक एंड इनएक्टिव मूवमेंट, तो यहाँ पे जो नवजात शिशु होता है वो लेथार्जिक और इनएक्टिव बिहेवियर दिखाता है। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्तपना दिखाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यहाँ पे लेथार्जिक का मतलब सुस्तपना, और इनएक्टिव भी वही है कि आप एक्टिव ना हो बच्चा। ठीक है। व्हेन दे आर हेल्ड बाय देयर चेस्ट दे मेक अ रिवर्स यू शेप, अगर कि आप बच्चों को पकड़ते हैं तो वो रिवर्स यू शेप बना लेते हैं, मतलब ऐसी शेप बना लेते हैं अगर आप उनको चेस्ट से पकड़ें तो। डिलेड बर्थ क्राई, जो देर से रोए बच्चा। प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, जब पैदा हो उसके बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो। डिलेड मोटर डेवलपमेंट, मतलब कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो बाद में है, जैसे नेक कंट्रोल, सिटिंग, स्टैंडिंग, ये नॉर्मल बच्चों से बाद में सीखे तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं इसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। फिर उसके बाद है द चाइल्ड, यहाँ पे द चाइल्ड इज़ नॉट यूजिंग बोथ हैंड्स टुगेदर एंड ट्राइज टू यूज़ वन हैंड ओनली, अगर वहाँ पे बच्चा जैसे स्टार्टिंग एज में बच्चे दोनों हाथों से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे दोनों हाथों का यूज़ करने के बजाय बच्चा एक ही हाथ से मूवमेंट कर रहा है तो उससे दिखता है कि बच्चा तो लेथार्जिकपना दिखा रहा है या फिर थोड़ा सुस्तपना दिखा रहा है। प्रॉब्लम इन सकिंग मदर्स मिल्क, जो मिल्क सकिंग में बच्चे को प्रॉब्लम हो। टाइटनेस या रिजिडिटी ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो अकड़ी अकड़ी सी रहती हो जब वो किसी की गोदी में बैठे या फिर कपड़े पहने हो बात लेते टाइम। बॉडीज़ आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, जो बॉडीज़ हो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, मतलब कि पूरे मुड़ जाती हो आराम से। द चाइल्ड ड्रोल्स, अगर ड्रोल्स का मतलब होता है राल गिराए अगर बच्चा और उस पर उसका कंट्रोल भी नहीं होता। प्रॉब्लम इन हियरिंग, सुनने में या फिर देखने में बच्चों को प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग में ही। सडन क्राई या स्माइलिंग, उनका जो बिहेवियर होता है वो अजीब सा भी हो, अगर जैसे वो एकदम से बिना बात के रोने लग जाए हंसने लग जाए। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम सेरिब्रल पैल्सी से। इसमें भी 3 स्टेजेस पे हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम बचाव कर सकते हैं कि बच्चा जो हो हमारा उसको सीपी या अदर कोई डिसेबिलिटी वगैरह ना हो। तो इसमें पहले हम वही देखेंगे प्री नेटल स्टेज पे, नेटल पे और पोस्ट नेटल स्टेजेस पे। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, हम ध्यान रखें कि मदर को किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ब्लड एग्जामिनेशन करवाएं, दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका आरएच फैक्टर चेक करवाएं। वुमेन को हम देखें कि डायबिटीज़ वगैरह और किसी प्रकार की इंजरी वगैरह ना हो। मदर को रेगुलर एक्सरेज नहीं करवाने चाहिए क्योंकि जो एक्सरेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है।
इनटेक अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, निकोटीन वगैरह, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, कोई भी हार्मफुल मेडिसिन ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, अगर कोई डॉक्टर बताए तभी लेनी चाहिए हमें। रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए हमें प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स होते हैं या क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर से। प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद है कि केयर ड्यूरिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब अब बच्चे का जन्म हो रहा हो तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर है जो डिलीवरी है वो एक्सपर्ट के द्वारा ही करवाई जानी चाहिए, जो हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि ऑक्सीजन वगैरह का वहाँ पे प्रॉपर प्रबंध हो। फिर उसके बाद है प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम दोनों की अच्छे से केयर रखे, केयर करी जाए, मतलब मदर की और इन्फेंट की दोनों की। जो अवॉइड डिफ़िकल्ट लेबर पेन को अवॉइड करे, लॉन्ग लेबर पेन को अवॉइड करे, ऑक्सोटिन मेडिसिन को अवॉइड करें। जो ये होती है ये मिनिमाइज करता है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिजीज़। प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर वगैरह वो प्रॉपर और हाइजीनिक टूल्स वगैरह या इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करें। उसके बाद अगली स्टेज आती है केयर आफ्टर बर्थ या पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी चाहिए हमें। इन्फेक्शन नहीं होने देना चाहिए हमें, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की इंजरी या एक्सीडेंट से बचाना चाहिए, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, जैसे जैसे उनको प्रॉपर वैक्सीन वगैरह जिस टाइम पे बता रखे उसी टाइम पे लगवानी चाहिए बच्चों को। इफ़ चाइल्ड हैज़ एनी इन्फेक्शन दैट अप्रोप्रिएट डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, अगर बच्चे को किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन है तो आपको आपके जो अप्रोप्रिएट डॉक्टर है, मतलब जो उस चीज़ में स्पेसिफिक डॉक्टर है उससे आपको दिखाना चाहिए। प्रिवेंशन, हाई फीवर वगैरह से बचाव करना चाहिए बच्चों का। चाइल्ड शुड बी, जो मदर्स मिल्क है सिर्फ बच्चों को वही देना चाहिए। प्रॉपर डाइट देनी चाहिए और लेनी भी चाहिए। तो अब हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या है सेरेब्रल पैल्सी के। मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली आता है अगर किसी व्यक्ति को सेरेब्रल पैल्सी है तो हम उसको क्या क्या मतलब कि चेंजेस करके उसकी सराउंडिंग में या फिर उसका प्लान करके कुछ भी उसको बेटर लिविंग या बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सके और लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके। तो इसके अंदर बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। पहले जो स्टेप होता है उसके अंदर आता है मेडिकल ट्रीटमेंट की, जो बच्चे का है उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मेटिव, मतलब कि जो उसकी कंडीशन वगैरह है वो ज़्यादा सीवियर ना हो या फिर कोई और अदर डिसेबिलिटी ना आ जाए उसके अंदर। जैसे अगर वो खाली सीपी है और अगर उसका ध्यान नहीं रखे तो क्या पता उसको साथ में और एसोसिएटेड कंडीशंस आ जाए, जैसे लो विजन वगैरह, हियरिंग इम्पेयरमेंट वगैरह। उसको प्रॉपर थेरेपी दे दिलवानी चाहिए जो जो उसके लिए ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी आपकी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह। दूसरे में आता है काउंसलिंग, कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए और जो गाइडेंस अबाउट थेरेपी एंड अदर कंसर्न विल बी गिवन बाय, जो गाइडेंस देनी चाहिए जो आपके कि कैसे थेरेपी दे किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आपके आसपास में ऐसा व्यक्ति है, और क्या क्या ध्यान रखे। गाइडिंग पेरेंट्स टुवर्ड वेल बीइंग, जो आपके पेरेंट्स वगैरह हैं उनको पूरा गाइड, प्रॉपर गाइड देना चाहिए कि आपके जो बच्चा है उसका इंडिपेंडेंट बनाने में कैसे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स विल बी काउंसल्ड अबाउट प्रॉपर केयर, पेरेंट्स को बताया जाएगा कि कैसे अपने बच्चे का प्रॉपर केयर करना है। और जो व्यक्ति वगैरह होते हैं गांव में या फिर कहीं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें बताया जाए कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान, पोस्टनेटल में, प्रीनेटल स्टेजेस में या नेटल स्टेजेस में, जिससे कि जो कम से कम आने वाले के टाइम में केसेस हों। अब हम कुछ कॉमन मैनेजमेंट्स की तरफ देखते हैं। पहला है थेरेपीज़। डिफरेंट थेरेपीज़ लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपीज़ आर गिवन बेस्ड ऑन टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे की सिवियरिटी की, उसको कितना ज़्यादा डिसेबिलिटी है और कौन सी तरह की सीपी है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी वगैरह दी जानी चाहिए। जनरली जो फिजिकल थेरेपी होती है उसके अंदर दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव एक्सरसाइज, दूसरी होती है पैसिव एक्सरसाइज। जो एक्टिव एक्सरसाइज होती है उसके अंदर चाइल्ड डज द इंस्ट्रक्टेड थेरेपी ऑन हिज ओन। एक्टिव एक्सरसाइज के अंदर जो बच्चा है वो थेरेपी खुद अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता है। पर वहीं पैसिव जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर जो थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करवाता है बच्चे की एक्सरसाइज करने में। अब देखते हैं हम स्पेशल एजुकेशन में चिल्ड्रंस विद
cerebral palsy who are mildly or moderately affected can be trained like normal children and go to normal or inclusive schools। जो माइल्डली और नॉर्मल मॉडरेटली अफेक्टेड जो सीपी के बच्चे होते हैं उनको हम नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हैं और साथ साथ उन्हें जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं और इंक्लूसिव स्कूल्स में भेज सकते हैं। पर वहीं जो सीवियर केसेस होते हैं, जो सीवियरली अफेक्टेड बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है और साथ साथ उनको स्पेशल एजुकेशन ही दी जानी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन इज़ कैरिड आउट थ्रू स्पेशल इक्विपमेंट्स। जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसके अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशल टीचिंग मटेरियल होता है। जो टीचिंग मटेरियल होता है वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग होता है। और जो इन्वायरमेंट भी होता है वो बच्चे के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है जहाँ से वो मैक्सिमम गेन कर सके नॉलेज का। और साथ साथ उनको स्किल्स में ट्रेन करा जाता है ताकि आगे जाके वो अपना कुछ कमा सके या वो के एज वो एम्प्लॉयमेंट कर सके थोड़ी बहुत। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइसेस की कौन कौन से डिवाइसेस देनी चाहिए बच्चों को। तो दो डिवाइसेस देनी चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस या फिर अडेप्टिव डिवाइसेस। जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं आपकी हाई कॉस्ट डिवाइसेस होते हैं और अडेप्टिव आपकी लो कॉस्ट डिवाइसेस होते हैं। असिस्टिव में ये पूरा आपको असिस्ट करेगा, पूरी मतलब हेल्प कर देगा। और वहीं जो अडेप्टिव डिवाइसेस होती है उसके अंदर ये बस आपको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करेगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को, अगर आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आपको पेन को थोड़ा मॉडिफाई कर लोगे तो वो अडेप्टिव डिवाइस में आएगा। और वहीं असिस्टिव में अगर आपको पूरा सिस्टम ही अलग ले लो कि मान लो अगर पेन से लिखा जाता और आप लैपटॉप वगैरह से कहीं से काम करो तो वो आपकी असिस्टिव डिवाइसेस में आ जाएगा। असिस्टिव डिवाइसेस आर एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट आर डिजाइंड मेड और अडेप्टेड टू असिस्ट अ पर्सन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये सिर्फ पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं और क्या आते हैं इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होता है। और मॉडिफाई अडेप्टिव में ये मॉडिफाइड डिवाइसेस होते हैं, चीपर होते हैं ये। इसके अंदर हम खुद भी मॉडिफाई करके किसी भी चीज़ को अपने अनुसार बना सकते हैं। और इसके एग्जांपल है असिस्टिव डिवाइस के, जैसे सीपी के लिए जो चेयर्स आती है, क्लचेस आती हैं, वॉकर, आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह, व्हील चेयर। और वहीं अडेप्टिव डिवाइस में जैसे मॉडिफाइड पेन हो गया, कॉम्ब, मॉडिफाइड स्विचेस वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एसोसिएटेड कंडीशन जो होती है, जैसे सीपी के साथ में मेंटल रिटार्डेशन हो जाए बच्चे को, सेरेब्रल पैल्सी के साथ लो विजन हो जाए, उसको देखने में भी प्रॉब्लम हो। मेंटल रिटार्डेशन में क्या होगा, उसको जो आईक्यू होगा वो नॉर्मल से बिलो एवरेज होगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी में मतलब उसे साथ साथ जो पढ़ने में भी किसी प्रकार की, जैसे मैथ में, रीडिंग राइटिंग में किसी में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब सीपी के साथ कोई ऑटिज्म का बच्चा हो जाए और किसी का, फिर सीपी के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।